अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजकल जब सुबह उठिए सो के तो सबसे पहला डर ये लगा रहता है कि किस किस चीज़ की कीमतें बढ़ गई और ख़ास तौर पर पेट्रोल डीजल की। तो आज पिछले 10 दिनों के भीतर चौथी बार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और ये असामान्य असाधारण तरीके से बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल का बढ़ना सिर्फ एक अकेले कमोडिटी का बढ़ना नहीं होता, इसका चेन रिएक्शन होता है। पूरी सप्लाई चेन इससे प्रभावित होती है और इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, उधर महंगाई भी उस रेशियो के 2 गुना बढ़ जाती है। तो लोग इस बात का जवाब सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कीमतें रोज़ क्यों बढ़ रही हैं, स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो रही हैं और मुनाफाखोर तेल कंपनियों पर कोई अंकुश क्यों नहीं है। आज चर्चा इसी विषय की। तो भाइयों 10 दिन के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अब तक 7 रुपए से अधिक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े। अगर सरकार एक बार में बढ़ाती तो लोग नाराज होते, गुस्सा करते, रोष प्रकट करते और लोगों को लगता है कि जेब पर भारी बोझ पड़ा है। इसलिए 10 दिन में इकट्ठा ना बढ़ा के 4 बार में 7 रुपए बढ़ा दिए गए। और ऐसा नहीं कि अब नहीं बढ़ेगा, कल सुबह का कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है बढ़ जाए। और ये हालात तब हैं जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में स्लिप कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अभी आज भी 95 से $98 प्रति बैरल के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये दावा किया गया कि पेट्रोलियम कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। अब सरकार की तरफ से दावा हुआ तो ठीक ही हुआ होगा, सही होगा दावा। सरकार कोई बात कहती है तो सामान्य अवधारणा ये कि वो बात सही होगी। लेकिन बहनों भाइयों, आज सुबह एक और खबर अखबार में छपी थी जिसको देखकर सिर्फ मैं ही नहीं चौंका, देश चौंका। पिछला जो क्वार्टर निकला, तिमाही, उसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, यानी देश में तेल बेचने वाली जो कंपनियां हैं, इनको महज 3 महीने के भीतर 20,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं ये तो पहले का था। जी नहीं, ये मुनाफा युद्ध शुरू होने के 1 महीने 4 दिन के बाद का भी है। युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, लेकिन ये बैलेंस शीट 31 मार्च तक की है। यानी कि मार्च पूरा, मतलब फरवरी का अंतिम दिन और पूरा मार्च, मुनाफे में कोई कमी नहीं आई है। रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि बैलेंस शीट में इतना मुनाफा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 41% अधिक का मुनाफा हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। HP, BPCL, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन सबको 20,000 करोड़ का मुनाफा। अभी जियो शामिल नहीं है इसमें। तो एक तरफ इनको मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोना रो रहे हैं कि हमें घाटा लग रहा है। तो घाटा लग रहा है तो बैलेंस शीट झूठी है या तो दावा झूठा है, कुछ तो एक झूठा है। तो ये जो 20,000 करोड़ कमाए हैं, ये क्या अपनी तिजोरी भरने के लिए? जनता को राहत कैसे मिलेगी? आप दाम न बढ़ाते, बैलेंस शीट पर कोई प्रेशर तो था नहीं, आप ऑलरेडी मुनाफे में हैं। और इसमें युद्ध का भी 1 महीना 3 दिन शामिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुनाफाखोरी और बढ़ाना चाहती हैं कंपनीज, इसलिए सरकारों के माध्यम से जनता पर इस प्रकार का प्रेशर बनाती हैं। इनमें पारदर्शिता का घोर अभाव है। वो तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो तो इनका अकाउंट भी ना लोगों को पता चले, अखबार रिपोर्ट ना कर पाए। तो आम जनता के मन में ये प्रश्न है कि जब तुम मुनाफा कमा रहे हो तो जनता की जेब क्यों काट रहे हो? 7 रुपया दाम आम आदमी के लिए भी है, खास आदमी के लिए भी। ये महंगाई काल में इसके बड़े नुकसान हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मोबिलिटी प्रभावित होती है? पूरा इकोसिस्टम जो है, अर्थव्यवस्था, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, भार पड़ता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं।
ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, पूरी ढुलाई महंगी होती है, सामान महंगे हो जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, लोगों का पूंजीगत निवेश अधिक हो जाता है, मुनाफे कम होते हैं तो प्रेशर होता है, तो फिर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। सब कुछ तो तेल और पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही निर्भर है। सब्जियां महंगी होती, ग्रॉसरी महंगी होती है, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, पूरे इंटायर इकोनॉमिकली इकोसिस्टम को ये प्रभावित करता है, जिसमें गरीब भी प्रभावित है, नौकरी पेशा, किसान, महिलाएं, बेरोजगार सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि टिकट के रेट भी ट्रेवल में बढ़ जाते हैं। अपनी गाड़ी से जाएं या सरकारी गाड़ी से, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, रेट बढ़ते हैं। तो सरकार की मंशा है कि ये रेट बढ़ाए जाएं या फिर ये मनमानी कर रहे हैं। जब सरकार फंसती है इन सब मामलों में तो कहती है तो उनका काम है, हमारा तो है नहीं। लेकिन पीछे से ये भी कहा जाता है भाई इनको नुकसान बहुत हो रहा है, इनकी बड़ी चिंता है। तो आज इस बारे में खुली चर्चा करते हैं कि एक तरफ बैलेंस शीट में 20,000 करोड़ का मुनाफा है 3 महीने में, सोचिए 4 तिमाही में इनका मुनाफा कितना होगा, 80,000 करोड़। पर अभी भी रेट बढ़ा रहे हैं ये। तो मूल सवाल यही है। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। 10 दिन के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के 15 मई को 3 रुपए बढ़ाया, 19 मई को फिर 90 पैसा बढ़ा दिया, 23 मई को फिर बढ़ा दिया 87 पैसे और 91 पैसे, और 25 मई को उन्होंने 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा के शतक के उस पार पहुंचा दिया, सेंचुरी बना ली महंगाई मैन ने। मोदी जी इसीलिए तो आप महंगाई मैन कहे जाते हैं। जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है इस देश और प्रदेश में, तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद कैसे वैश्विक स्तर पर सब चीज़ संकट में है। पेट्रोल, डीजल, गैस की उपलब्धता कितने मुश्किल दौर से पूरी दुनिया के सामने गुजर रही है। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने हर प्रकार के संसाधन लगा करके देश को स्थिर होने से रोका हुआ है। बहुत कम राशि के लिए पेट्रोल डीजल के ऊपर रेट बढ़े, ये बात ठीक है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय प्रकाश देश के जाने माने अर्थशास्त्री, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और डॉक्टर करोरी सिंह फॉरेन मामलों के देश के टॉप एक्सपर्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, पहला सवाल आपसे है, आखिर तेल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ाई जा रही हैं जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं? ब्रजेश भाई, तेल की कीमतों का बढ़ना कोई भारत की इकलौती समस्या नहीं है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से ईंधन का संकट है, म्यांमार से लेकर अमेरिका तक और सऊदी अरब से लेकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान तक, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की तेल की कीमतों में इतना ज़्यादा उछाल ना आया हो। 2.5 महीने तक सरकार ने इसके रेट को रोककर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने स्वयं अपील की कि जो स्थिति है उसके लिए हमें सजग भी रहना है और लगातार इस पर निगाह भी रखनी है। आगे की स्थिति कैसी होगी इसके लिए कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। न केवल ईंधन का रेट बढ़ा है, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि खरीदारी में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें नियंत्रण करना चाहिए, और ऐसा नियंत्रण मुझे लगता है कि आगे की स्थिति देश के लिए ठीक हो, किसी विपरीत परिस्थिति में दुनिया की स्थिति का भारत पर असर न पड़े, इसी के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। और आज जो तेल का रेट है ब्रजेश भाई, 2025 जहाँ तक मुझे याद है, देश में तेल का रेट 105 रुपये के आसपास था, और तब एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये कम की गई थी, पेट्रोल पर भी की गई थी और डीजल पर भी की गई थी।
यानी कि देश 2025 में इस रेट से आगे जा चुका था, स्थितियां ठीक हुई थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने ही स्वयं आगे आकर 10 रुपए से ज़्यादा एक्साइज पर और एक्साइज डीजल और पेट्रोल दोनों पर कम किया था और इस रेट को हम नीचे ले गए थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की, जैसे आज ठीक समाचार आ रहे हैं, युद्ध रुकने के आसार हैं, हुर्मुज़ खुलने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे ही स्थिति ठीक होगी निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के रेट को भी जिस प्रकार से हम पहले पीछे ले गए हैं, हम यानी नीचे कि ले गए सरकार हैं। की सहमति से ये रेट बढ़ाए गए। नहीं, निश्चित रूप से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में स्थिति को अपने नज़र में रखते हुए, इस स्थिति में भारत को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि भारत ही वो देश है कि जिसमें महंगाई की दर कम है और हमारी जीडीपी ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम हुआ है, हमने पहले की सरकारों में भी देखा है जहां महंगाई की दर ज़्यादा होती थी और जीडीपी कम रहा करती थी। तो भारत की पूरी वैश्विक स्थिति को देखते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए वैसे ऐसे उदाहरण भी देश में नहीं है कि बैलेंस शीट में इतना भारी अरबों रुपए का मुनाफा हो और उसके बाद भी तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं। देश ने ऐसा भी नहीं देखा। ब्रजेश भाई, देश ने ऐसा भी नहीं देखा है ना कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा हो, ऐसी भी स्थिति नहीं देखी। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में मेडिकल क्लेम मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कि सरकार जब काम करती है तो अपने सारे फ्लैंक्स के घाटे को, लाभ को एक बैलेंस में रखती है। कहाँ का पैसा निकालना है, उसे सामाजिक सुरक्षा में लगाना है, लोगों के लिए लगाना है, और कहाँ से उठाना। आप इस हक में हैं कि इनको और मुनाफा कमाने दिया जाए। हमने देखा है कि सबसे पहले पेट्रोल पर हमने प्रीमियम पेट्रोल पर रेट बढ़ाया था, यानी कि जो अधिक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, ऐसा वर्ग है जो खर्च करने की स्थिति में है, वहां पर हमने बढ़ाया और जनहित में ही इस प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़े। थैंक यू सर। मैंने कहा ना कि हमने 25 में देखा है, हम रेट को पीछे ले गए हैं और डीजल और पेट्रोल दोनों पर हम 10 रुपया पीछे ले जाकर दिखाया है। उस स्थिति में अभी हम नहीं है, अभी हम उससे काफी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इस स्थिति होगी निश्चित रूप से इस पेट्रोल और डीजल के रेट को हम नियंत्रण में लेकर आएंगे। थैंक यू सुनील साजन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल जब सोकर उठिए तो सबसे पहला भय क्या रहता है? आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े होंगे, 10 दिन में 7 रुपए से ज़्यादा कीमत बढ़ गई, और आज अखबार में ये भी खबर छपी कि इनको 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ एक क्वार्टर में फ़ायदा हुआ, एक तिमाही में। तो उधर मुनाफा भी कमा रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इधर जनता पर उसका भार भी पड़ रहा है। और ये नहीं कह सकते, इसमें युद्ध का भी 1 महीना 4 दिन शामिल है इस बैलेंस शीट में। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आपने सारी चीजों को साफ करके रख दिया है कि सरकार किस तरीके से हमको, आपको, देश की गरीब जनता या देश की सम्मानित जनता को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। एक तो चंद अपने लोगों को मुनाफाखोरी से देश, मतलब उनको तरक्की पर ले जा रहे हैं। देखिए बीजेपी को जब आपको समझना हो ब्रजेश जी, और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं, जितने भी सम्मानित, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप हो सकता है भाजपा को ही वोट देते हो, भाजपा को पसंद करते हो, लेकिन आपकी कमर कौन तोड़ रहा है? आम आदमी की कमर कौन तोड़ रहा है? ये लोग तो कहे थे कि महंगाई घटाने के लिए आए हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। आप तो रोजगार देने के लिए आए थे, आप पेपर लीक करा रहे हैं, आप मुनाफाखोरी करा रहे हैं अपने लोगों से। और किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, इनसे जब पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो सीधे तुलना अमेरिका से करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन जाए, लेकिन क्या सबसे ताकतवर देश 80 करोड़ लोगों को राशन बांट के बन सकते हैं? 70 से ज्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक करके बन सकते हैं? केवल नफरती भाषण दे के कर सकते हैं? झूठे वादे करके कर सकते हैं? गरीब को और गरीब करके आप देश दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता है? अब तो हम लोगों के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी फैसला करना पड़ेगा जो राष्ट्र के नाम पर इन लोगों आम को आदमी सरकार के पे लेकर जीवन के पे आए। क्या फर्क आया है इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? देखिए, आम आदमी सबसे ज्यादा भयभीत होकर के हर सुबह जगता है। उसको लगता है कि जेब बचेगी कि नहीं बचेगी। पहले तो वो जेब बचा रहा था,
अब तो वो इस स्थिति में आ गया है कि 3 टाइम खाने को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कल क्या होगा इस देश की, मुझे लगता है 140 करोड़ में 100 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है कि कल अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा, सरकार क्या अपील करने लगेगी। आप जानते हैं ब्रजेश जी सरकार क्या कर सकती है? ये उस तरीके के लोग हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के बड़े लोग ये कहना शुरू कर दें कि जो बिजली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो देशभक्त नहीं है, जिनको महंगाई लग रही है उनको देश से प्रेम नहीं है, जिनको लग रहा है कि Thank you, sir. सरकार जिम्मेदार है, वो तो देशभक्त हो ही नहीं सकते। जी बहुत शुक्रिया, लोगों कृपया को हमारे जागना साथ जुड़े पड़ेगा, रहिएगा। मैं लोगों को जागना पड़ेगा अपना Thank you. देश, अपना समाज, अपनी व्यवस्था को you, बचाने sir. के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, फॉरेन मामलों के देश के टॉप एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हम सबको समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यूएस और ईरान के बीच कोई डील होने की उम्मीद है? क्या आपको ऐसे कोई आसार संकेत दिख रहे हैं कि ये तनाव कम होगा, हार्मूज खुलेगा, भारत को तेल मिलेगा? देखिए, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा संदेह है कि कोई आसानी से समझौता हो जाएगा। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम डील कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो हो जाता है तो फिर डील की प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आज ईरान का डेलीगेशन कतर गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान से हटके कतर भी बीच में आ रहा है। और अभी 2 दिन पहले कतर के एक बहुत बड़ी अधिकारियों की टीम ईरान आई थी। तो प्रयास तो हर स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। और मान लीजिए हॉर्मुज खुल भी गया, डील हो भी गया, तो जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं भारत की आंतरिक स्थिति, वो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ क्राइसिस अकुमुलेट हो रहा है। आपने केवल बात की है तेल की, और तेल में जिसका आपने पब्लिक सेक्टर की कंपनीज की बात की है, उनका प्रॉफिट हो रहा है। उनको तो गवर्नमेंट अपने वेलफेयर, जनता के वेलफेयर के लिए ले भी सकती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और गवर्नमेंट को बहुत से पॉपुलर प्रोग्राम पे खर्चा भी करना पड़ता है, तो प्रॉफिट को उधर डाइवर्ट भी कर सकती है। लेकिन उससे आगे क्राइसिस क्या है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो आगे यह है कि अब मानसून आने वाला है, किसानों को खाद की जरूरत होगी, खाद नहीं आ रही है, खाद का संकट होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप ऑर्गेनिक खाद यूज करो, ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत करो। लेकिन किसान तो प्रॉफिट चाहेगा ना, किसान के लिए खेती वायबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी की रेट तो होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत। सर अभी होगी अमेरिकी विदेश मंत्री आज दौरा खत्म करके वापस लौटे हैं, मार्को रूबियो। क्या हमने यानी भारत ने कोई उनके सामने ये क्लियर स्टैंड रखा कि हमारे जहाज निकलने दिए जाएं? अमेरिका भी तो हार्मूज को बंद किए बैठा है, क्या हमने उनसे दो टूक बात की? देखिए, दो टूक बात की हमने, आतंकवाद को लेके बातचीत की, लेकिन इस तरह के जहाजों को निकलने के लिए कोई बात नहीं की है। और अगर मुझे लगता है बात कहते तो अमेरिका कहता कि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व की जो अभी तक की पॉलिसी है वो जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे दूर रह के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए इस पे कोई विशेष बातचीत नहीं, दूसरे मुद्दों पे ये हमारा कमजोर पक्ष है या फिर यही हमारी यूएसपी है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा हमारा कमजोर पक्ष है, लेकिन अमेरिका को अब जरूरत भारत की हो रही है। बीच में 6 महीने तक थोड़ा सा अमेरिका के हमारे रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आया था। उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 2 डॉक्यूमेंट्स थे। एक तो प्रधानमंत्री लास्ट ईयर फरवरी में गए थे, तो जॉइंट स्टेटमेंट था, वो उसमें पूरा रोड मैप तय हो गया था और $500 बिलियन तक का ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात थी। उसके बाद नवंबर में डिफेंस को लेके पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो गया था दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों का कुआलालंपुर में, जब दोनों में रक्षा मंत्री मिले थे। उनको इम्प्लीमेंट करने की अब है, तो उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें उसके लिए आगे बढ़ने का अभी कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का रोड मैप तो हो गया था,
लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हम अभी रूस इस तरह का कुछ नहीं से बना रूस से तेल खरीद पा रहे हैं? हमारी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से जो आ रहा है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। अब किस रूट से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कुछ कह नहीं जी। सकते। हाँ, हमारा रूट तो है एक व्लादिवोस्तोक से चेन्नई का है कॉरिडोर, उससे आ रहा नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आप effective शायद है, 3 या इतना 5% के आसपास हम वेनेजुएला से शायद सप्लाई ले रहे हैं। अब आधिकारिक डेटा तो अब मेरे पास भी नहीं है। वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति भी यहाँ आ रहे हैं, उसकी घोषणा अमेरिका कर रहा है, हमारी सरकार ने नहीं की है। जी। भारत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारी सरकार को करनी चाहिए घोषणा, और वो थैंक यू सर, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपसे और विषयों पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं सर? मूल रूप से हमारे देशवासियों को ना ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोगशाला का मेंढक समझ लिया है। प्रयोगशाला के मेंढक को आप समझते हैं? हाई स्कूल में संजय भाई भी, अजय भाई भी, सभी लोग। मैं बीएससी हूं सर, वो भी साइंस से हूं, तो हाँ, मुझे पता है। तो आप आगे बढ़े सर। वो करते क्या हैं प्रयोगशाला में? आप तो बीएससी हैं सर, लेकिन बाकी सब लोग तो नहीं है ना। जनता, जो करोड़ों जनता आपको देख रही हो, आप बीएससी मुझसे नहीं पूछ है। रहे थे तो मैं बोला। नहीं, मैंने इसको आपको सिर्फ इसलिए, मैं आपको जानता हूं कि आपने, लेकिन अब आप जानते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो आपको बीच में टोकना था। तो प्रयोगशाला का मेंढक होता क्या है कि आप उसको साधारण पानी में रखिए, गैस के उसके नीचे गैस जला दीजिए, तो पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और मेंढक जो कि असमतापी प्राणी होता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले 3 रुपए बढ़ाइए, फिर 30 पैसे बढ़ाइए, फिर 70 पैसे बढ़ाइए, फिर 80 पैसे बढ़ाइए। महंगाई की चौथी किस्त आज नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है, यानी लगभग अब पानी को उबाल पर दे दिया है। लेकिन देश की जनता प्रयोगशाला की मेंढक है मोदी जी के लिए, और मोदी जी अभी करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है। भारतीय जनता पार्टी वाले आज की डेट में पूरे देश को इन्होंने प्रयोगशाला का मेंढक बना दिया है। अब उनको न महंगाई का कोई फर्क पड़ रहा है, न उनको कपड़ों का कोई फर्क पड़ रहा है। अब आने वाले समय में, जैसे किरोड़ीलाल जी कह रहे थे, जो मूल बात थी, बात ये थी कि वहाँ से खाद भी नहीं आएगी। सर, ये नीतियों की खूबसूरती भी तो हो सकती है कि पब्लिक को एहसास नहीं हो रहा है। अब ये नीति, अगर आप पब्लिक को, आप ही कह रहे हो कि पब्लिक बर्दाश्त करना सीख गई है। बिल्कुल, ये नीतियों की, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर ऐसी खूबसूरती है जिससे पब्लिक को आप बगैर कुछ किए नंगा कर दे रहे हैं, उसके कपड़े उतार ले रहे हैं, और फिर भी पब्लिक कह रही है हम कपड़े में हैं। हाँ, उसको खाने के लिए मोहताज कर दे रहे हैं, यही तो एक वो खूबसूरती वाली है। पुराने वाली कहावत नहीं थी कि राजा नंगा है? तो अगर आप उसके बाद भी लोगों को ये एहसास दिला रहे हो, तो ये आपकी जादूगरी है, ये हम मानते हैं। लेकिन इस जादूगरी का मतलब ये नहीं है कि जादूगर की आंख का भ्रम ठीक है। आज की डेट में हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तानी परेशान है। अब आप देखिए मजे की चीज़, अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, 20,000 करोड़ रुपया तेल की कंपनियां। जो रूस से सस्ता तेल जब तक हम लोग खरीद रहे थे, कौन खरीद रहा था? रूस से सस्ता तेल 40% खरीद रहे थे अडानी और अंबानी। और बेच कहाँ रहे थे उसको? प्रोसेस करके उसको बेच रहे थे यूरोप में। लाभ किसको हो रहा था? अडानी को और अंबानी। हमारी पीएसयूज को कम लाभ हो रहा था, अडानी अंबानी को ज्यादा लाभ हो रहा था। लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी को गए। लेकिन जब घाटे की बारी आई, तो उस समय किसको ला रहे हैं सामने? जनता को सामने। यानी घाटा इन अडानी अंबानियों का पूरा करे भाई, अडानी अंबानी भी पैसा तो भारत में ही लगाएंगे ना। अरे कहां से पैसा? समृद्ध तो हमारी ही अर्थव्यवस्था होगी। अभी अच्छा, आप उस पर भी आ जाइए सर, हम आपको एक दूसरी जानकारी देते हैं। 300 अरब की एक रिफाइनरी गौतम अडानी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं। सॉरी, क्या ना, गौतम अडानी कह रहे हैं, मुकेश अंबानी जी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं। उससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? भारत की सरकार बताए। लूट का माल सारा का सारा अमेरिका, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में लगेगा। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप हमको बताइए। सारा का सारा पैसा मुकेश अंबानी जी वहां पर लगा रहे हैं। वो तो आपके मुताबिक जनता को तो फर्क पड़ता नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने? जनता को अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपने ईवी गाड़ी क्यों खरीदी? अरे हमने तो, अरे बताइए ना, कहाँ ईवी गाड़ी खरीदी? आप जनता जानने के, नेशन वांट टू नो। वीरेंद्र सिंह हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एक मिनट, नेशन वांट टू नो कि ब्रजेश मिश्रा ने ईवी गाड़ी काहे खरीदी? आप बताओ हमको। अगर आपको डीजल से पेट्रोल बिल्कुल, से मैं फर्क तो नहीं भाई पड़ता, देखो, डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें नहीं मैं एडजस्ट कर तो पाऊंगा। अगर नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो मैंने तो ईवी पे शिफ्टिंग ले ली। आप जैसा सभ्य और सक्षम आदमी
जो इतना बड़ा चैनल चला रहा है, वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई नहीं झेल पा रहा है और ईवी गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है, हमसे कह रहे थे आप स्कूटर पे चलिए, हमने कहा नहीं भाई, हम भी आप ही की तरह के 4 पहिए पे चलेंगे। तो कहना आपने कहा था हमसे कि हम देंगे आपको। ठीक है, हम तो वो भी नहीं ले पा रहे। तो सच बात ये है, अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो मैं आपको जरूर गिफ्ट करूंगा। अर्थव्यवस्था अगर ठीक होगी तब हमें जरूरतें नहीं मैं पड़ेगी, आपको गिफ्ट करूंगा। तो हम आपको दो तीन चीजें सर और सुन लीजिए सर, नेक्स्ट राउंड में बोल लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या दबाव पड़ता है, क्या भार आता है? और दूसरा, आज आपने ये खबर पढ़ी होगी कि 41% का रिकॉर्ड मुनाफा 20,000 करोड़ का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को के पास है। तो जब ये ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मुनाफे पे हैं तो ये कीमतें क्यों बढ़वा रहे हैं? देखिए, किसी भी देश की प्रगति जो है उसके लिए हम कुछ अलग अलग मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ही मॉडल हो सकता है कि हमने अपने देश के अंदर जितने हमारे लोग हैं उनको इस तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना दिया है कि वो किसी भी तरीके की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे देश में, जैसा अभी हमारी तरफ बीजेपी कह भी रही थी कि हम लोग 80 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हर तरीके से, जिसको सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खाना भी है, गैस भी है। तो हमको उसके लिए कहीं ना कहीं से वो पैसा चाहिए। अगर वो मुनाफा जो इन कंपनियों में आ रहा है और वो मुनाफा हम किसी तरीके से अपनी सोशल स्कीम्स की तरफ रूट कर रहे हैं तो शायद हमारे लिए ऐसा मुनाफा ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरी तरफ भी है, दूसरी बात भी है। पॉपुलेशन है हमारी 140 करोड़, 80 करोड़ को तो ये मिल गया, लेकिन इसके बाद जो बाकी 60 करोड़ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। वो कमा तो रहे हैं, शायद इधर से उनको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनके लिए ये जो 7.5% इस वक्त के करीब इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके की महंगाई बढ़नी है, क्योंकि पेट्रोल से हर तरीके की महंगाई बढ़ती है, डीजल से हर तरीके की महंगाई बढ़ती है। हमारे पास एग्रीकल्चर में जो ग्रेन्स हैं, जितनी भी हमारी उत्पाद हैं, उन सब के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल में जितना भी हम इकॉनमी इस वक्त चला रहे हैं उसमें से मेजर इकॉनमी हमारी पेट्रोल इकॉनमी है। वो चाहे टेक्सटाइल्स में चले जाएं तो वो भी पेट्रोलियम जो है बाई प्रोडक्ट से बन रही है। हम एग्रीकल्चर में चले जाएं तो हमारी जितने फर्टिलाइज़र हैं वो भी जो है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से आ रहा है। हम किसी भी तरीके की जो फर्नीचर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा फर्नीचर आज लकड़ी तो है नहीं, वो भी किसी ना किसी तरीके का पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी पेट्रोलियम के अभाव में जिनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, इस वक्त सिर्फ कीमतें नहीं हैं, पेट्रोल एज इट इज़ भी है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं। जो आप अभी हार्मूज की बात कर रहे थे, आज अभी जो हम लोगों के यहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली में हुई, उसमें कहा गया कि हमारे पास 78 दिन के पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, माने हम 5 या 6 अगस्त तक के पेट्रोलियम रिजर्व्स अपने पास इस वक्त रख रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि एग्रीकल्चर में जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या उसके बाद और उसके आगे हम अपने आप को कैसे देखते हैं? तो ये पूरे का पूरा एक परिवेश और वो जो पर्सपेक्टिव है, उन दोनों को हमको समझना पड़ेगा कि हमारा इस वक्त करंट स्ट्रक्चर क्या है। तो भारत के लिए हम खुद तो पेट्रोल बना नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल हमारे पास बाहर से आ रहा है और जहां से भी पेट्रोल आ रहा है वो अभी आने की चीजें हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। स्पष्टता तो नहीं है क्योंकि हार्मूज तो अभी बंद पड़ा हुआ, अभी भी बंद पड़ा है। और एक चीज है जो अभी डॉक्टर करोरी सिंह जी ने बताई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत दौरे पे आ रहे हैं जी। मुझे लगता है ये दौरा बेवजह तो होगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि कुछ बिल्कुल ईंधन का कोई बड़ा समझौता भारत और वेनेजुएला के बीच हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये होगा हमारे पास फिर वो 78 दिन प्लस जो है वो कितने दिन होंगे उसकी एक रिक्वायरमेंट है। हमारा तो पूरे का पूरा प्रोडक्शन तकरीबन 44-45 दिन लगता है वेनेजुएला से भारत, तो ये 55 दिन लग रहे हैं। लेकिन जब से आए उसके बाद रिफाइनिंग हो और हम उसको प्रोडक्ट को मार्केट में हम जो है लॉन्च कर सकें। और करोड़ी सिंह जी कह ही रहे थे कि अभी रशिया से हमारे पास एक बीच में प्रश्न चिन्ह है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि रशिया से हमारे पास कैसे आ रहा है और हम उसे कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं पेट्रोल को। जी ओके, बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी इसको किस तरह से ले रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई किस स्तर पे पहुंची? देखिए, पेट्रोल तो 100 रुपया पार कर गया और डीजल जो है वो 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है हमारे पास। लेकिन बहुत विचित्र स्थितियां हैं।
दुनिया की सबसे सस्ती कार हमारे पास है और दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल भी हमारे पास है। दोनों मामलों में हम अव्वल हैं, चाहे नैनो कार है और चाहे पेट्रोल का दाम है। 10 दिन में चौथी बार रेट बढ़ा है ये तेल का, और पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो हर कोई जानता है कि इसका क्या असर होगा महंगाई पर। एक बार आपको याद होगा, एक पिक्चर में एक गाना आया था कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। तो सरकार का भी यही फंडा है कि धीरे धीरे तेल के दाम को बढ़ाना है और फिर 100 के पार हद से गुजर जाना है। तो कुछ उसी तरह का सिस्टम ये संकट पैदा कर दिया ईरान की वजह से, और बहाना मिल गया तेल कंपनियों को। ये ज़रूर है कि सरकार ने कहा कि विदेश यात्रा न करें, तेल की खपत कम करें, गाड़ियों का काफिला कम करें। जब सब चीज़ों पर जनता ने माना बात को, तब ऐसी नौबत क्यों आ रही कि दाम बढ़ाया जाए। जब हमारे नेताओं ने, मंत्रियों ने पैदल चलना शुरू कर दिया, साइकिल चलाने लगे, काफिला कम कर दिया, तो तेल का खर्चा बढ़ा कहाँ आखिर? तो तेल का खर्चा तो घटा, तो फिर दाम क्यों बढ़ रहा है? नहीं बढ़ना चाहिए। और दुनिया के लिए राहत उस दिन आएगी जिस दिन ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ये रोज़ रोज़ जीना, रोज़ रोज़ मरना, ये आज खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, कल बंद हो जाएगा, फिर युद्ध हो जाएगा, ये बहुत दिनों से लटका के रखा है अमेरिका और ईरान ने। अब ये सिलसिला बदलना चाहिए, क्योंकि उसका जो 3 महीने का ये बवाल है, ये साउथ एशिया के लिए देशों के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, और उनकी बात हर बार बिगड़ जाती है, हमारा मामला हर बार फंस जाता है। हम खाली डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पा रहे हैं कि ये लोग समझौता करने वाले हैं। अरे गेट खोलो जितनी जल्दी हो सके, समुद्री रास्ता खुलना चाहिए। वैसे ईरान को भी बहुत नुकसान है, क्योंकि उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी है, उनका भी माल बिक नहीं पा रहा है। विदेश में जो उनकी संपत्तियां हैं, पैसा जमा है, वो अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है। तो नुकसान तो उनको भी है, लेकिन वो जान रहे हैं कि ये अगर छूट गया तो फिर किसी बात पर हम अड़ नहीं पाएंगे, अमेरिका हमारी कोई बात मानेगा नहीं। ब्रजेश जी, महंगाई एक खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है, और इसको संभालने के लिए देश के हर नागरिक को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई एक सरकार के बस की बात नहीं है, इसे लोगों को सहमत होना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने कहा था कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो तेल के मामले में तो भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको एक ही रेट में तेल मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तमाम हाईवे बने हुए हैं, तमाम रोज नए बन रहे हैं, तो जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो उनको टोल कहाँ से आएगा? उनका भी उधर नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन में जब तेल की और गैस की मांग ज़्यादा है, तब बिजली भी रुला रही है, पेट्रोल डीजल भी रुला रहा है, परेशान कर रहा है। हर तरफ से गर्मी भी परेशान कर रही है, कोई आसान नहीं है इतना। फिलहाल आज एक जगह पर यह आया सोशल मीडिया पर कि देश के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने ये कहा है कि जी पेट्रोल का दाम आप चाहे 500 रुपया लीटर कर दीजिए, यहाँ आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश अब विश्वगुरु बन गया है और ये कोई भिखारियों का देश नहीं रहा है। कांग्रेस के ज़माने में लोग गरीब होते थे, अब लोग अमीर हैं, उनके पास पैसा है। ये बात डॉक्टर साहब ने कही? ये बात डॉक्टर साहब की एक पोस्ट में आई है। वैसे एक सज्जन बड़ा जोखिम मोल लिया उन्होंने ऐसा कह के। वैसे
ब्रजेश जी, एक सज्जन ने तो विपक्ष के नेता ने यह भी कहा आज कि इंडिया इज ग्रेट और देयर इज सेम रेट, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 कैन बियर, पेट्रोल और बियर दोनों के दाम बराबर हो गए हैं। तो ये भी सबकी अपनी अपनी तरीके है सोच के, लेकिन ये जो अमेरिका और ईरान का झगड़ा है ये बहुत सीरियसली मोड़ पर है उन देशों के लिए जिनको पेट्रोल बाहर से लेना है, गैस बाहर से लेनी है। हमारे सामने एक बहुत भयावह स्थिति पैदा हो सकती है अगर जितनी जल्दी ये संकट नहीं सुलझता है तो। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि 32 जहाज ईरान ने छोड़े हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोग जानेंगे, लेकिन मैं इतने कहूँगा कि तेल देखिए और तेल की धार देखिए, कैसे तरक्की कर रही है सरकार देखिए, और पेट्रोल की कीमत की बढ़ती हुई रफ्तार देखिए, और पेट्रोल डीजल पर नया समाचार देखिए, और महंगाई ने मचा रखी है हाहाकार देखिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और के बारे में हम सबको जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आम लोग इस बढ़ती हुई महंगाई से, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से परेशान हैं। ये सुरेंद्र राजपूत जी की ये बात सही है कि लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जो रोज़मर्रा जिनकी कमाई कम है, जिनकी तनख्वाहें कम हैं, या जो लोग बहुत थोड़े में गुजारा कर रहे हैं, वो इस महंगाई विपदा से परेशान हैं। इनके मुताबिक कह भले न पा रहे हो, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भार और बोझ ज़रूरत से ज़्यादा है। ब्रजेश भाई, लंबी चौड़ी बात हुई है। महंगाई की दर बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। मोटा मोटा लब्बो लुआब यही विपक्ष की तरफ से आ रहा है। मोदी जी की सरकार में जीडीपी है 7.3 के आसपास और 4.6 महंगाई की दर अगर आज को जोड़ लिया जाए तो। मनमोहन जी की सरकार थी, जीडीपी 6.7 और महंगाई की दर 10.1। उसके पहले अगर नरसिम्हा राव जी की सरकार को देख लिया जाए तो विकास की दर थी 5.1 और महंगाई की दर थी 10.2। देवगौड़ा जी और गुजराल जी को भी देख लिया जाए तो विकास की दर 5.8 और महंगाई की दर 8.1। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर, जिसमें दोनों फलक शामिल हैं, जीडीपी भी शामिल है और महंगाई की दर भी शामिल है, जिन्होंने महंगाई की दर अपने शासनकाल में लगातार बढ़ाई, वो आज इसकी दे रहे हैं दुहाई कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 रुपए का रेट बढ़ाया है। जबकि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही देश में जब 105 रुपया कुछ पैसे का पेट्रोल का रेट था तो 10 रुपए का जो पीछे ले गए थे एक्साइज ड्यूटी कम की थी, और उसके बाद 3 रुपए की अभी लगभग 1 महीने के आसपास एक्साइज कम की है। तो यानी कि जैसे ही स्थिति आती है, भारतीय जनता पार्टी अपने समय में महंगाई को नीचे ले जाने के लिए, पेट्रोल और डीजल के दाम को पीछे ले जाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करती है। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्त राजपूत जी कह रहे थे, उनको इस बात की बहुत तल्ख शब्दों में कि कैसे आपने ईवी ले ली। यानी कि प्रधानमंत्री की अपील पर अगर लोग अपने व्यवहार से एक लाइन खींच रहे हैं तो ये भी खराब लगने की बात है। एक और रिपोर्ट है, आज जनसत्ता में छपी है कि विदेश यात्रा पर भारतीयों का खर्च जो है वो प्रतिमाह घटकर 1.09 अरब डॉलर पिछले महीने हुआ, जबकि इसके पहले भारतीयों की विदेश यात्रा पर मासिक जो खर्च था वो 1.68 अरब डॉलर था। यानी कि विपदा के समय में प्रधानमंत्री की अपील पर जनता में, आम लोगों में ऐसा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार की अपील कर रहे हैं, हमें विदेश की यात्रा है वो कम करनी है, हमें ऊर्जा बचाना है, ऊर्जा संकट देश पर आना है तो हमें भी अपने आदर्श स्थापित करने हैं। देश इस प्रकार की राह पर चला है और मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी ये स्थापित तथ्य है, पुराने समय का इसका रिकॉर्ड भी है कि जैसे ही स्थितियों में
समय के अनुकूल परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने रेट को पीछे लाकर दिखाया है। अच्छा, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि ये कब कितना तक दाम आप बढ़ाएंगे? एक आइडिया लग जाए लोगों को, जब बर्दाश्त कर ही रहे हैं तो इकट्ठे कर लें, नहीं, मुझे एक बार में बढ़ा लो आप। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति है, जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। कम होंगे रेट निश्चित रूप से। अब बढ़ेंगे नहीं? नहीं, जैसे ही स्थिति नियंत्रण में होगी निश्चित रूप से इसका रेट नीचे जाएगा। एक और बात मैं नहीं, कहना अभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं, जैसी स्थिति होगी। एक और बात मैं चूंकि जब इस पर आप गंभीर चर्चा करा रहे हैं, 2004 से 2014 मनमोहन जी की सरकार थी ना, 34 रुपए लीटर का तेल 2004 में 72 रुपए 26 पैसे हो गया था। कितने प्रतिशत का बढ़ाव हुआ था? मुझे लगता है कि ये जब बहस होगी तो निश्चित रूप से बताया जाएगा। और 2014 में ये जो 72 रुपए 26 था, आज लगभग 101 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग 50% का और उसमें लगभग 150 के आसपास के प्रतिशत का अंतर है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर आधार पर अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित किया है, महंगाई को भी नियंत्रित किया है और सामाजिक सुरक्षा के कामों को भी आगे बढ़ाया है। सुनील जी, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चूंकि वैश्विक दबाव इतना अधिक है, अर्थव्यवस्था पर प्रेशर है और इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें बहुत महंगी दर पर क्रूड ऑयल मिल रहे हैं, इस कारण हम रेट को बढ़ा रहे हैं। और जब ऐसे ही वो तुलना करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता संजय जी ने ये बात कही, 24 साल 22 साल पहले की स्थितियों का जिक्र करके वर्तमान की तुलना करते हैं। तो क्या ये जायज़ है? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी के किसी नेता से, किसी प्रवक्ता से आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो नेहरू जी से शुरू हो जाते हैं और पुरानी सरकारों पे चले जाते हैं। ये 12 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बताइए, आपने कब इस देश को राहत दिया है? कब नौजवानों को राहत दिया? कब किसानों को राहत दिया? कब आपने महिलाओं को राहत दिया? कब सीमा पर खड़े जवानों को राहत दिया? अभी संजय चौधरी जी एक पर्ची पढ़ रहे थे और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा संजय चौधरी जी से, हमारे बड़े भाई हैं, ये पर्ची लेकर के जनता के बीच मत चले जाना। ये पर्ची भी फाड़ेगी और आप लोगों के कपड़े भी फाड़ेगी। इतना परेशान है जनता, इतना परेशान है जनता आपसे। आप कागज पर आंकड़ों का खेल कर सकते हो और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। इस देश ने प्रधानमंत्री जी की हर अपील मानी है। प्रधानमंत्री जी ने देश की कब मानी है? भाई, आप जो बातें करके आए थे या के खिलाफ, क्या आप उस पर खरे उतरे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की किसी भी बात का भरोसा किया जाए? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने पर्चा लीक पर क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में क्या कहा? प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान क्या कह रहे थे और चुनाव के बाद महंगाई पर क्या कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग देश को गुमराह कर करके यहां तक ले आए हैं। देश को बचाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, जाति, धर्म, दल, मजहब सब कुछ भूल करके, वरना देश बचने वाला नहीं है। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ब्रजेश जी, वैश्विक संकट है, लेकिन इसी वैश्विक संकट जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी, क्या जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब भी अपील कर देते प्रधानमंत्री जी? तो हम लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से ज्यादा इस देश के 140 करोड़ों के लिए, जनता के लिए सोच रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा ना कि सब लोग पेट्रोल डीजल की बचत करें। आर्डर हुआ कि सब अपनी गाड़ियों का काफिला आधा करेंगे, गैर जरूरी खर्चे हटेंगे। 2-3 दिन रीलबाजी हुई, सब खत्म, वापस ट्रैक पे लौट गए, सब वही करने लगे। देखिए, कोई नहीं सुन रहा। आप ये उम्मीद, देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी से आप उम्मीद मत करिए। थैंक यू सर। ये रीलबाजी और नौटंकी से ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर करोरी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। नौटंकी सुनील जी शुक्रिया, नौटंकी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और देश इनकी नौटंकी समझ, डॉक्टर करोरी सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। अब नहीं फंसने जी सर, जब रूबियो अभी आज दौरा कंक्लूड करके वापस अमेरिका जा रहे हैं, तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि वो आए किस मकसद से, क्योंकि कोई जॉइंट स्टेटमेंट या कोई बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो रूबियो 3 दिन के लिए भारत आए क्यों? कोई तो बड़ी बात रही होगी सर। क्या ईरान का मसला है, या भारत को स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, या यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील फंसी पड़ी है उसके लिए आए थे, या हमारे लिए कोई राहत की बात है?
देखिए, एक तो यह है कि कुवैत के समिट होने वाली है 2-3 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर में, जिसमें 4 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। हो सकता है ट्रंप साहब भी आए। तो उसके लिए कुवैत के विदेश मंत्रियों के लिए एजेंडा तैयार करना था मेन तो, कि किस तरह का एजेंडा हो और कुवैत में भारत की भूमिका क्या हो, अमेरिका की भूमिका क्या हो। इसके अलावा अमेरिका की जिस तरीके से चाइना की विजिट के बाद में अमेरिका को ऐसा लगने लग गया कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठंडे बस्ते की तरफ जा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं वापस वार्मनेस लानी है। अमेरिका के इंटरेस्ट में यह है, क्योंकि ट्रंप साहब जुलाई में अमेरिका की 2050वीं स्वतंत्रता की एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, तो वो कुछ न कुछ देना चाहते हैं। लेकिन कल ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना, जो रूबियो के कार्यक्रम में वो फोन पे एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं भारत का बड़ा अच्छा मित्र मानता हूँ, भारत को अपना बहुत अच्छा अलाई पार्टनर मानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ग्रेट हैं, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, और भारत को जो भी ज़रूरत है, अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो अमेरिका देने को तैयार है। क्या ये मुनासिब वक्त है कि हमको अपनी ऑयल डिपेंडेंस अमेरिका की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए, पश्चिम एशिया से हटा के? देखिए, ये तो जब लास्ट ईयर फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट किया था व्हाइट हाउस का, उस समय जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस समय ट्रंप साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एनर्जी है, आप हमारे से खरीदो। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। तो वो तो ट्रंप का पहले का वो है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार का असंतुलन है, उसका संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी है। तो क्या हार्मूज बंद है, पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन कटी है, क्या हमारी मजबूरी है कि अब हम अमेरिका से, या अमेरिका जिससे कहे वहां से ईंधन खरीदें? देखिए, हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस है, वो अमेरिका के हमारे फेवरेबल ज़्यादा है, अमेरिका के फेवरेबल नहीं है, तो वो बैलेंस चाहते हैं। चीन के साथ हमारा उल्टा है, चीन के साथ इम्बैलेंस है, इसलिए हम चाहते हैं अमेरिका से सामान खरीदें, ट्रेड का बैलेंस बने और रिश्ते सुधरें, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा है, रशिया और चीन से उतना नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सेकंड राउंड में मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, अब जिस तरह का पश्चिम एशिया का संकट है, ये हाल फिलहाल सुलझते तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको ईंधन की जो आवश्यकता है, एनर्जी को जो ज़रूरत है, भारत को वैकल्पिक जो स्थान है वहाँ पर हमको अपने प्रयास तेज करने चाहिए, चाहे वेनेजुएला हो या अमेरिका हो, ताकि ये जो रोज़ कीमत बढ़ रही है कुछ तो रुके। सर, इस बात से रोज़ कीमत का कोई वो नहीं है, तारतम्य नहीं है, क्योंकि जब आप वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल खरीदते हैं तो आने में 55 दिन लगते हैं, भाड़ा 3 गुना ज़्यादा होता है और इंश्योरेंस 2 गुना ज़्यादा होता है, जो तेल की कीमतों पर असर डालता है। और जिस तरीके से भारत की सरकार ने वेनेजुएला और अमेरिका से जो तेल के समझौते कर रहे हैं वो आत्मघाती हैं। ये भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। मुझे इसलिए आत्मघाती हैं कि 55 दिन लगते हैं सर, और 5 दिन में हमारा खाड़ी से आ जाता है तेल, 5 दिन में। तो अभी तो वहाँ स्थिति देख रहे हो ना, 10-12 दिन में हमारा रूस से आ जाता है तेल। तीसरी बात, जो आप अभी, संजय चौधरी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, आधा झूठ बोलते हैं आधा सच बोलते हैं, बड़े गजब है भाई। हम $148 पर बैरल क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, तब हम तेल 58 रुपये बेच रहे थे सर। और इन लोगों के टाइम में 2014 से के आगे और 2024 तक प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, अगर मैं भाग्यशाली, $17 से लेकर $74 तक तेल रहा, और मैक्सिमम टाइम पे $43 और $44 क्रूड ऑयल का रेट रहा। तो इन्होंने क्या किया सर, लास्ट में टाइम ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 3 रुपए डीजल पर हमने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए रखी हुई थी, इन्होंने 32 रुपए कर दी। इन्होंने जो 10 रुपए 59 पैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी, वो 35 रुपए कर दी, और लगभग 50 लाख करोड़ की 10 साल में लूट करी जनता से, आम जनता से 50 लाख करोड़ की लूट करी। और वो लूट कहने लगे कि साहब ऑयल बॉन्ड थे, 1,86,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे, बाकी 48 लाख करोड़ इन लोगों ने किस मोदी को दे दिया, किस क्या नाम अडानी को दे दिया, या किस अंबानी को दे दिया, ये बता दें। वो मोदी देश के बाहर बैठे हुए हैं या देश के अंदर हैं, ये इनको बताना पड़ेगा। और सच बात ये है
कि इस तरीके से अगर झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आप लोग सरकार चलाने Thank में you. असक्षम लोग हो, डॉक्टर अजय निकम्मे हो, नाकारा हो। सर, इस thank वजह you. से आज की डेट में ये पूरा बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान आपकी डॉक्टर परेशानी अजय को झेल रहा है। प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत को वैकल्पिक इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी सेक्टर में हमें किसी न किसी दूसरे देशों के साथ अपने ईंधन की आपूर्ति के लिए, तो क्या ये सही विकल्प होगा सामरिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से और ऊर्जा की ज़रूरतों के दृष्टिकोण से, ताकि ये रोज़ रोज़ कीमतें ना बढ़े ना? देखिए, भारत अपने आप में 17% पॉपुलेशन से 20% पॉपुलेशन है दुनिया की। इसके अंदर सिर्फ देशों के साथ ही इस तरीके के अरेंजमेंट्स करने से हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। हमको अपने आप पर भी निर्भर होना पड़ेगा। हम पहले भी इस तरह का बात करते रहे हैं, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी की बहुत बड़ी बहुताहत है, लेकिन हम उस बहुताहत को कितना टैप कर पा रहे हैं उसकी हमको एक खास ध्यान देना पड़ेगा। जी। हमारे पास एलपीजी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अहम हिस्सा है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ से हम यूज़ करते हैं। अगर हम कुकिंग करने लग जाए तो हम एटलीस्ट एलपीजी पे एक बहुत बड़ा डेंट दे सकते हैं। हमारे पास 52% कहा जाता है कि हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अब हम इस वक्त एनर्जी की माने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स 52% तक जो है हम अब सब्सटीट्यूट करने लग गए हैं सोलर से, लेकिन वो हमारी कैपेसिटी है। हम एक्चुअली करीब 31-32% के करीब जो है अपनी जो एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कर रहे हैं, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको भी एक बार बढ़ाते हैं तो भी हमारे पास एटलीस्ट जो थर्मल एनर्जी है। अच्छा, आपका क्या आकलन है कि आम आदमी ये बड़ी हसरत से डिबेट देख रहा है, जी। आने वाले समय में दाम और बढ़ेंगे या फिर ये पीक है? नहीं, देखिए, दाम जो है अगर हमको अपने जिस तरीके के खर्चे करने, तो मुझे ऐसा महसूस होता है अभी भी थोड़ा सा हमारे पास एक कुशन बाकी है जिस जगह के ऊपर ये दाम बढ़ने चाहिए। उसकी और भी कई वजह हैं दाम बढ़ने की। एक वजह यह है कि हमको अपने जो रिज़र्व्स हैं, जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं, फॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स हैं, हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें जब हम रुपए की वैल्यू को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो अभी हमें उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी महंगा काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अपनी तरफ से काफ़ी सारे रिजर्व्स को डिस्पेंस कर रही है, बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डाल रही, जिससे कि हम अपने रुपए की कीमत को कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों, मेरे साथ संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़। देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में और जीवन के मामले में मुझे एक लाइन याद आ रही है कि संस्कृत में एक वाक्य है कि यदम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तेल के मामले में कांग्रेस का यही हाल था कि ऑयल बॉन्ड जारी करना, और वो आने वाले समय में करोड़ की लूट की है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में 50 लाख करोड़ की लूट, जो सरकार आएगी 50 लाख करोड़ के लुटेरे हैं। इस सरकार ने 50 लाख करोड़ के लुटेरे हैं, को ठीक किया है, जनता से लूटा है, आम जनता से लूटा है, आम जनता बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आम जनता को आपने प्रयोगशाला का मेंढक बना आप दिया। सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आईटीबीपी के कमांडेंट ने कानपुर में वो कर दिखाया जो अब तक कोई भी अर्धसैनिक बल या देश की सेना अपने जवानों के साथ उनके घरेलू मामलों में नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन एक कमांडेंट ने इतिहास रच दिया और जो कुछ किया उसका सुखद परिणाम ये है कि एफआईआर भी हो गई है और अब कार्रवाई भी होने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित पूरी वीडियो रिपोर्ट आपके सामने पेश करें।